हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 6 और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। तो हेडिंग डाल लो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसका डेफिनेशन है अल्प दूरी पर रखे दो समान तथा विपरीत आवेश, अल्प दूरी पर रखे दो समान तथा विपरीत आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अल्प दूरी पर रखे दो समान तथा विपरीत आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लो यहाँ पे हमने एक आवेश लिया, एक चार्ज लिया -q और इस एक आवेश लिया हमने +q, एक हमने लिया ऋणात्मक आवेश और एक लिया धनात्मक आवेश। ये जो आवेश होता है इनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है। ये जो दूरी होती है वो माइक्रोमीटर में होता है, नैनोमीटर में होता है। अच्छा, ये जो दूरी है इसको हम d न लिख के इसका हम एक मध्य बिंदु ले लिए O, और इस मध्य बिंदु से इस आवेश के बीच की दूरी हम L ले लिए, इधर भी हम L ले लिए। इसके बीच का दूरी हम d भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं या फिर r भी ले सकते हैं। किताबों में ऐसे लिखा हुआ है तो हमने भी ऐसे लिख दिया। और एक टर्म आता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट, जिसे हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण या फिर डायपोल मोमेंट। ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है या फिर डायपोल मोमेंट है, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से डोनेट करते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है आवेश गुना दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक L, 2L होगा, 2L होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अगर यहाँ इसके बीच की दूरी d होता तो यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता Q × d। यहाँ पे 2L है तो यहाँ भी 2L हो गया। तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालने का तरीका है, कोई एक आवेश ले लो, चार्ज ले लो और उनके बीच के दूरी को गुणा कर दो तो द्विध्रुव आघूर्ण निकल जाएगा। अच्छा, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है या फिर डायपोल मोमेंट है, ये एक सदिश राशि है। ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि है।
द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, तो इसका दिशा होगा, द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होगा ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी दिशा होती है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है इसका दिशा। ठीक है, अगर बात करें इसके एसआई मात्रक की, तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर, सेंटीमीटर मत बोल देना उसको, कूलम्ब मीटर है। द्विध्रुव आघूर्ण या फिर डायपोल मोमेंट बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज इनटू दूरी, चार्ज गुना दूरी, तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, लेंथ का, दूरी का मीटर होता है, तो इसका एसआई यूनिट द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई यूनिट कूलम मीटर हो जाएगा। क्लियर है ना, नोट करें यहाँ तक। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। छाप लिए, मिटा दे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। डायपोल की वजह से, द्विध्रुव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। मान लो विद्युत द्विध्रुव से x दूरी पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। द्विध्रुव के केंद्र से या मध्य बिंदु से x दूरी पर, द्विध्रुव के केंद्र से x दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिए एक चार्ज माइनस क्यू चार्ज, और फिर से हमने यहाँ पे लिया एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज। ठीक, और इसका मध्य बिंदु हम ले लिए यहाँ पे
ओ, यहाँ से मध्य बिंदु से आवेश के बीच की दूरी L ले लिए, यहाँ भी L हो जाएगा, है ना। इसका नाम दे दिया हम चार्ज 1, इसका नाम दे दिया हम चार्ज 2। तो इसके अक्ष पे मान लो हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो द्विध्रुव के केंद्र से x दूरी पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है कि केंद्र से x दूरी पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, x दूरी पे विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो निगेटिव चार्ज की वजह से, ऋणात्मक आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र आवेश की तरफ होगा, इसके वजह से विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होगा, इसको मैंने बोल दिया E1। और धनात्मक आवेश से, पॉजिटिव चार्ज से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, बाहर की तरफ होगा, इसको मैंने बोल दिया E2। ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र चार्ज की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है, धनात्मक आवेश से बाहर की तरफ होता है। अच्छा, ये जो तीर है, ये जो एरो है, ये हमने इधर छोटा बनाया, इधर बड़ा बनाया, ऐसा क्यों? ये जो विद्युत क्षेत्र है ये चार्ज 1 की वजह से है। तो इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच का, इस बिंदु के बीच का दूरी ज़्यादा है तो विद्युत क्षेत्र कम होगा, और यहाँ से यहाँ का दूरी कम है तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। दूरी ज़्यादा तो विद्युत क्षेत्र कम, दूरी कम तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा। इसका विद्युत क्षेत्र, एरो की लंबाई, तीर की लंबाई बता रहा है क्या, इसका विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, इसका लंबा कम होना बता रहा है कि इसका विद्युत क्षेत्र कम है। ठीक है, तो ई नेट बराबर निकल के आएगा, ई नेट बराबर होगा E2 माइनस E1, बड़ा में से छोटे को घटा देंगे, E2 माइनस E1। तो E1 बराबर जरा निकालने क्या होगा, E1 बराबर होगा KQ अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या होगा फर्स्ट चार्ज के लिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस l, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l। तो इसका क्या होगा, x प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, E2 बराबर क्या होगा, E2 बराबर क्या होगा, KQ अपॉन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए हमको, तो कैसे होगा, यहाँ से यहाँ के दूरी में से अगर हम इस दूरी को घटा दें तो ये दूरी मिल जाएगा। यहाँ से इस दूरी में से इस दूरी को अगर हम घटा दें तो ये दूरी मिल जाएगा। तो x माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको यहाँ पुट कर दें तो क्या होगा, KQ अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन x प्लस l का होल स्क्वायर, x प्लस l का होल स्क्वायर। ऊपर मिटा दें, रहने देते हैं, ठीक है रहने देते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ से हम KQ को अगर कॉमन ले लें, KQ को हम कॉमन लेके बाहर निकाल लिए तो अंदर बच गया 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर KQ को हम बाहर ही रखेंगे,
इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x माइनस एल का होल स्क्वायर, x प्लस एल का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा x माइनस, ऊपर आ जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लें, तो के क्यू को हम अभी बाहर ही रखेंगे, तो इसका स्क्वायर तोड़ो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2lx प्लस बी स्क्वायर, एल का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये बताओ, अगर इस ब्रैकेट को हटा दें तो ये माइनस सबसे गुना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जो धनात्मक है, पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो जाएगा, और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, अगर कुछ देर के लिए हम स्क्वायर को भूल जाएं तो ये क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। अब जरा देखो इधर, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है, ये एक्स स्क्वायर निगेटिव में है, कट जाएगा, एल स्क्वायर को मार देगा, यहाँ पे भी 2lx है, यहाँ पे भी 2lx है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो जरा इसको मिटा ही देते हैं, है ना, इस साइड मिटा देते हैं। हाँ, तो क्या होगा, इधर से लिख लें तो कितना बच गया, के क्यू को अभी बाहर ही रहने देते हैं, अंदर क्या है 2lx दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4lx बटे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अंदर लेके गए तो क्या होगा, के क्यू 4lx बटे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2k क्यू इंटू 2l इंटू एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, ये जो q इंटू 2l है, ये तो डाइपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है। p बराबर क्या होता था, चार्ज को एक चार्ज उठा लो इंटू चार्ज के बीच की दूरी ले लो, यही तो है। हाँ, अब निकल के आएगा ई एक्सिस बराबर क्या होगा 2k, इस टर्म की जगह पे हम p लिख देंगे, p x बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नोट कर ले इसको, द्विध्रुव के अक्ष पे विद्युत क्षेत्र होगा 2kpx बटे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, हम बात किए थे कि ये जो चार्ज है, इसके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, माइक्रोमीटर में होता है, नैनोमीटर में होता है, मतलब ये जो दूरी होता है बहुत छोटा होता है।
तो ये जो x है, x जो है वो l से बहुत 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 बड़ा है। इतना बड़ा है कि x के सामने l 0 लगने लगता है, x के सामने l 0 लगने लगता है। तो यहाँ l का वैल्यू 0 पुट कर दो तो क्या निकल के आएगा, ई एक्सिस बराबर होगा 2k p x बटे, ये 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर पे का स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 हो जाएगा। ये बताओ, ये x से ये पावर कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्यूब नहीं हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, x पे घात 3 हो जाएगा। टू के पी, इसको रट्टा मार लो, रट डालो, इसको रट डालना है। द्विध्रुव के अक्ष पे विद्युत क्षेत्र अगर पूछ ले कि क्या होगा तो 2kp बटे x क्यूब होगा। अगर इसी का सदिश रूप पूछ ले तो, अगर इसी का पूछे सदिश रूप क्या होगा, सदिश रूप क्या होगा, तो इसका सदिश रूप होगा ई एक्सिस बराबर के 2kp बटे x क्यूब, सेम होने वाला है। क्यों, क्यों बराबर होगा, ये बड़ा है ये छोटा है तो बड़ा में से छोटा घटेगा तो यही डायरेक्शन होगा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, डाइपोल मोमेंट का द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश के तरफ होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन भी वही है, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन भी वही है, दिशा भी वही है, दोनों की दिशा बराबर है, एक ही दिशा है दोनों की, तो ये भी सेम होगा। तो एक्सिस पे विद्युत क्षेत्र होगा के 2kp बटे x क्यूब, नोट कर लें इसको। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के लंबवत विद्युत क्षेत्र, नोट करें इसको। छाप लिए, मिटा दें। ठीक, दूसरा पॉइंट है हमारा द्विध्रुव के लंबवत, द्विध्रुव के लंबवत विद्युत क्षेत्र है, द्विध्रुव के लंबवत विद्युत क्षेत्र है। अब भी हम x दूरी पर ही मान लेते हैं। द्विध्रुव के केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से x दूरी पर, द्विध्रुव के केंद्र से x दूरी पर। चलो, हमने यहाँ फिर एक चार्ज लिया, एक आवेश लिया -q, और फिर से एक आवेश लिया +q। इस दोनों के बीच की दूरी का मिड पॉइंट हम फिर से O ले लिए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फिर L ले लिए, मिड पॉइंट से चार्ज का डिस्टेंस L ले लिए। इसके लंबवत, केंद्र के लंबवत
x दूरी पे केंद्र के लंबवत हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसका हम फिर नाम दे दिए फर्स्ट चार्ज, इसका फिर से नाम दे दिए हम सेकेंड चार्ज। ठीक है। अच्छा, ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र किधर होगा? ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र आवेश की तरफ होगा। निगेटिव चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र चार्ज की तरफ होगा, और धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र किधर होगा? धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र किधर होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, बाहर की तरफ होगा। तो नेट विद्युत क्षेत्र कहीं इधर आने वाला है, ई नेट कहीं इधर आएगा। ठीक है। मान लो कि ये थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा एंगल होगा। जेड बना रहा है एकांतर एंगल से, एकांतर कोण से। ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा कोण होगा। ठीक है। ये भी थीटा होगा क्योंकि समान ट्रायंगल बना रहा है, समान त्रिभुज बना रहा है, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने E1, इसका नाम हमने दे दिया E2। ठीक। अब E1 बराबर क्या होगा? E1 बराबर होगा KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी क्या है? इस पॉइंट से इस पॉइंट चार्ज के बीच का दूरी क्या होगा? मान लो यहाँ पे दूरी नहीं है तो हम R मान लिए, तो इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस है दूरी R स्क्वायर होगा, और ये दूरी भी सेम होगा। तो E2 बराबर क्या होगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, ये बताओ, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो R स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इसमें हाइपोटेनस या फिर कर्ण क्या है? R है, तो R का स्क्वायर बराबर होगा, R का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग, लंब का स्क्वायर। लंब क्या है? x है, x स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। आधार क्या है? L है, L स्क्वायर। तो यहाँ से R बराबर क्या निकल के आएगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस R स्क्वायर के जगह पे हम इसको पुट कर देते हैं। हमें आंसर R के टर्म में नहीं चाहिए, x और L के टर्म में चाहिए। तो R स्क्वायर की जगह पे हम x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पे होगा KQ अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ भी होगा KQ अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा, E1 का वैल्यू E2 का वैल्यू दोनों ही बराबर है, तो E1 जो है वो बराबर है E2 के, तो हम इसको E के बराबर मान लिए। E1 E2 के बराबर है तो इसको हम E के बराबर मान लिए दोनों को। ठीक है। तो इधर भी E है, इधर भी E है और इधर भी E है, इधर भी E है। तो नेट E इधर कहीं पे आएगा, E नेट इधर कहीं पे आएगा। ये थीटा एंगल है, थीटा कोण है, ये भी थीटा कोण है। इसका दो कंपोनेंट होगा इस बार। थीटा वाले साइड का कंपोनेंट होगा E cos थीटा, और इसके लंब का कंपोनेंट होगा E sin थीटा। इधर भी सेम होगा, इधर भी होगा E
कॉस थीटा और ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। ध्यान से देखो, ये ई साइन थीटा को मार देगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो अब बच क्या गया, ये हमारा ई नेट यहीं कहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो बच क्या गया, ई नेट बराबर क्या होगा, ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये दोनों टर्म आपस में जुड़ जाएगा। तो ई नेट बराबर होगा 2e cos थीटा, 2e cos थीटा। तो ई बराबर क्या है, ई बराबर क्या है, ई बराबर है KQ/x² प्लस L², यही तो है। E1 बराबर है E2 बराबर है E के, तो E बराबर KQ/x²/L²। अब बराबर होगा 2e का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या होगा KQ/x² प्लस L², x का वर्ग प्लस L का वर्ग। स्क्वायर तो समझ में आता ही होगा, ऐसा नहीं कि इसको भी हम हिंदी में वर्ग ही बोले, स्क्वायर बोल सकते हैं, ये चल सकता है। तो 2KQ/x² प्लस L²। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अच्छा, आधार क्या है, L है, L बटे कर्ण क्या है, R है, R हो जाएगा। तो हमको तो R के टर्म में नहीं चाहिए, हमको L और X के टर्म में चाहिए। तो R बराबर हम ये लिख सकते हैं √x² प्लस L², तो बराबर होगा L बटे √x² प्लस L², x² प्लस L², ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, L बाय √x² प्लस L²। ये जो रूट होता है, अगर किसी पे मान लो कि a पे रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि a पे पावर 1/2 है। अगर x + 1 पे रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पे पावर x + 1 के ऊपर पावर 1/2 है। तो यहाँ पे x² प्लस L² के ऊपर पावर लगा हुआ है, तो x² प्लस L² पर पावर रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब इस पर पावर हाफ है, आधा है। तो अब यहाँ लिखो, देखो क्या इसको लिख सकते हैं फिर KQ/2L बटे x² प्लस L² और x² प्लस L² पे पावर 1/2, ठीक है। रूट के जगह पे हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो टर्म है इसको देखो तो फिर ध्यान से जरा, क्या है Q/2L, चार्ज गुना दूरी, डायपोल मोमेंट ही तो है, द्विध्रुव आघूर्ण ही तो है। तो यहाँ से निकल के आएगा KP बटे, यहाँ से निकल के आएगा E परपेंडिकुलर या E लंबवत बराबर निकल के आएगा KP। अब देखो, इस पे पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। इस पे पावर 1/2 है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाता है। x² प्लस L² पर पावर हो जाएगा 3/2। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र बराबर होगा KP बटे x² प्लस L² पर पावर 3/2। अच्छा, फिर से देखो, ये जो x है बहुत 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 बड़ा है L से, x L से इतना बड़ा है कि L 0 लगने लगेगा। जब L 0 लगने लगेगा, यहाँ पे L का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो क्या होगा
ई लंबवत बराबर होगा के पी बटे एक्स क्यूब। इसको रट डालो, रट्टा मार लो इसको। ये कैसे हो गया? इसका वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो, ठीक है। तो यहाँ क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर से 3/2 है तो ये बटे का 2 और स्क्वायर कट जाएगा तो पावर क्या बच जाएगा? क्यूब बच जाएगा। अच्छा, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में लिखा है तो, इसको अगर सदिश रूप में लिखा है तो कैसे लिखेंगे? देखो जरा इसको भी, इसको अगर सदिश रूप में लिखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, द्विध्रुव के लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र बराबर होगा के पी बटे एक्स क्यूब, माइनस में आ जाएगा। अब ये माइनस में क्यों आया? माइनस में क्यों आया जरा देखो। निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, ऋणात्मक आवेश की वजह से चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र बन रहा है, धनात्मक आवेश की वजह से बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र बन रहा है। ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको उधर ठेल रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट बराबर कहीं यहाँ निकल के आएगा, ई नेट बराबर इधर निकल के आएगा। तो ई नेट का डायरेक्शन ये होगा, ई नेट का डायरेक्शन इधर हुआ। और डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा क्या होता है? इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर का है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया ना, दिशा तो विपरीत हो गया। तो विपरीत दिशा के वजह से यहाँ पे निगेटिव आया है, ऋणात्मक चिन्ह आया है, निगेटिव साइन आया है। क्लियर है? चलो नोट कर ले इसको। तो यही समाप्त करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।